हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इरेथ्रोसाइट्स की। ठीक है, तो इरेथ्रोसाइट जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, ठीक है, बहुत कॉमन चीज़ है। तो देखिए इरेथ्रोसाइट क्या होते हैं, क्या काम है इनका। तो देखिए कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यू। ठीक है, तो ये लंग्स से ऑक्सीजन को टिश्यू तक लेके जाते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स। ठीक है, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को ये लंग तक लेके जाते हैं। बहुत ही कॉमन फंक्शन। और देखिए ए न्यूक्लिएट होते हैं, तो इसमें न्यूक्लिएशन नहीं होता है, ए न्यूक्लिएट होते हैं। और लैक ऑर्गेनेलीज, इसमें ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट नहीं होते। ठीक, ये चीज़ हो गई। और ये बाइकॉन्केव होते हैं, ये इनका शेप हो गया। विथ लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो फॉर रैपिड गैस एक्सचेंज। तो बाइकॉन्केव होने का फ़ायदा क्या हुआ, ताकि ये जो सरफेस एरिया है ना, इनका ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाए। और सरफेस एरिया ज़्यादा होने का फ़ायदा क्या है कि रैपिड गैस एक्सचेंज हो। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने आसानी से गैस एक्सचेंज होगी। और फिर इसके बाद फिर लाइफ स्पेन की बात की गई कि नियर अबाउट 120 डेज की लाइफ स्पेन होती है। और नियोनेट्स में लाइफ स्पेन इसकी 60 to 90 डेज होती है। और सोर्स ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज, इसमें देखिए न्यूक्लियस नहीं है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, लैक ऑफ ऑर्गेनेली। तो इस वजह से इसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो सिर्फ ग्लूकोज होगा। और अभी ग्लूकोज में देखिए 90% यूज इन ग्लाइकोलिसिस। तो देखिए ग्लाइकोलिसिस का जो ब्रेक डाउन होगा, इसके जरिए 90% एनर्जी प्रोड्यूस करेगा यानी एनर्जी यूज़ करेगा। और 10% यूज इन एच एम पी शंट। तो देखिए एच एम पी शंट है, ये एच एम पी शंट। तो 10% एनर्जी यहाँ से ये लेता है। ठीक है, तो ये हो गया। और मेम्ब्रेन्स कंटेन क्लोरीन बाइकार्बोनेट एंटीपोर्टर विच अलाउ आरबीसीज टू एक्सपोर्ट बाइकार्बोनेट एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द पेरीफेरी टू द लंग्स फॉर एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट में एक तरह से बोहर्स इफेक्ट के बारे में बता दिया गया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और बता दें, इसको एक्सप्लेन कर दें। तो ये देखिए ये हमारा आरबीसी है। ठीक है, और ये टिश्यू है। ठीक है, टिश्यू के उस पर देखिए लेवल पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, क्योंकि टिश्यू ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से इसमें आरबीसी में चला जाता है। लेकिन अब आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड क्या रोल प्ले करता है, तो देखिए आरबीसी में ये अब आरबीसी में आ गया। अब ये यहाँ से लंग्स में कैसे जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड नहीं करता, बल्कि यहाँ पे रिएक्शन होती है। और ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से कंबाइन करता है। और यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम प्रेजेंट होता है जो H2CO3 में कन्वर्ट करता है। और ये H2CO3 ये देखिए H+ और बाइकार्ब में, ठीक है, ये देखिए इसमें कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो ये जो है बाइकार्ब और H+ का क्या रोल होता है, अब देखिए H+ ये जो है ना, ये H+ आके यहाँ पे इस हीमोग्लोबिन के चेन से बाइंड करेगा। जब इससे बाइंड करेगा तो यहाँ से ये जो ऑक्सीजन ये कैरी करके लाता है ना, ये ऑक्सीजन यहाँ डिलीवर हो जाएगा। और ये H चला जाएगा ये हमारे लंग्स में। ठीक है, तो ये यानी H यहाँ बाइंड हो गया। अब ये आरबीसी चली जाएगी लंग्स में। ठीक है, तो एक तरीके से कैरियर का काम कर रहा है। ठीक, तो ये देखिए H हो गया। अब यहाँ पे बाइकार्ब जो बना ना, अगर बाइकार्ब बाहर ना निकले तो अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। इस वजह से बाइकार्ब बाहर निकलना जरूरी है। जब बाइकार्ब बाहर निकलेगा तो देखिए ये यूज़ करता है क्लोरीन बाइकार्ब एंटी ट्रांसपोर्टर। अब ये क्लोरीन बाइकार्ब एंटी ट्रांसपोर्टर क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए ये बाइकार्ब निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब निगेटिव चार्ज जब बाहर जाएगा, अगर अंदर कोई निगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है तो इससे परेशानी आ जाएगी। ठीक है, सेल की जो निगेटिविटी है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। इस वजह से बाइकार्ब जब बाहर आ रहा है तो क्लोरीन इसी टाइम पे अंदर भी आ रहा है। और ये एंटी ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, जिस चैनल से बाइकार्ब बाहर जा रहा है उसी चैनल से क्लोरीन अंदर आ रहा है। तो इस तरीके से यही लाइन यहाँ पे बता दी गई। और इसी को हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट। ठीक है, ये बोहर इफेक्ट हुआ। और इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे, जहाँ पे हम बोहर इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। बस यहाँ पे इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए इतना हम बता दिए। तो देखिए मेम्ब्रेन कंटेन क्लोरीन बाइकार्बोनेट एंटीपोर्टर। तो देखिए क्लोरीन बाइकार्बोनेट एंटीपोर्टर ये है, इसके बारे में बात हो रही है। और विच अलाउज आरबीसीज टू एक्सपोर्ट बाइकार्बोनेट। देखिए बाइकार्बोनेट को एक्सपोर्ट कर देता है एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है अंदर। ठीक है, क्योंकि अगर बाइकार्ब बाहर नहीं आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जाएगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगा तो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। और ये जो है H+ या जो ये कार्बन डाइऑक्साइड था, ये जो अब यहाँ से यहाँ जाता है लंग्स में, ये नहीं जा पाएगा। तो ये एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द पेरीफेरी टू द लंग्स फॉर एलिमिनेशन। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेशन करने के लिए ये चीज़ होती है। और यहाँ पे ये क्लोराइड बाइकार्बोनेट एंटी ट्रांसपोर्टर बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए बताया गया कि एरिथ्रोसाइट, तो इरेथ्रो मानते हैं रेड और साइड मीन्स सेल, तो रेड ब्लड सेल्स को हम इरेथ्रोसाइट बोलते हैं। और इरेथ्रोसाइटोसिस क्या होता है, तो देखिए पॉलीसाइथीमिया। तो इरेथ्रोसाइटोसिस क्या होगी, जब बहुत ज़्यादा इरेथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होगा, तो इसी को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, यानी बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स हमको देखने को मिलेंगे। और इसमें हिमेटोक्रिट जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल हिमेटोक्रिट 45% होता है, लेकिन इसमें हिमेटोक्रिट इंक्रीज हो जाएगा पॉलीसाइथीमिया में, यानी बहुत ज़्यादा इरेथ्रोसाइट बनेंगे। और फिर उसके बाद फिर देखिए बताया गया एन आइसोसाइटोसिस और पॉइक्लोसाइटोसिस। तो देखिए एन आइसोसाइटोसिस जब आरबीसी की साइज वेरी करती है ना, तो इसी को हम बोलते हैं एन आइसोसाइटोसिस, यानी बहुत ज़्यादा साइज़ की। आरबीसी की नॉर्मल साइज़ जो होती है ये देखिए 80 to
100 फेम्टोलीटर होती है, ठीक है, 80 to 100 फेम्टोलीटर होती है ये नॉर्मल। लेकिन मान लो कुछ साइज़ 40 की भी है, कुछ 80 की भी है, कुछ 60 की भी है, कुछ 120 की भी है, तो इसी को हम बोलते हैं एन आइसोसाइटोसिस। और पॉइक्लोसाइटोसिस क्या होती है, वेरिंग इन शेप। नॉर्मल आरबीसी क्या होता है, बाइकॉन्केव होता है, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल आरबीसी कभी स्फेरिकल हो जाता है और कभी टारगेट सेल की तरह हो जाता है, बहुत सारे होते हैं, तो कई टाइप के होते हैं। तो ये नॉर्मली इस उसमें होता है शेप में, लेकिन अगर शेप चेंज हो रहा है तो इसी को बोलते हैं पॉइक्लोसाइटोसिस। तो देखिए वेरिंग इन शेप, तो देखिए इज यहाँ पे है, एन आइसोसाइटोसिस इज, तो इससे हम याद रखेंगे साइज, और पॉइक्लोसाइटोसिस पी यहाँ पे है, तो इससे हमको शेप, ठीक है, पे यहाँ पी याद रखेंगे, ठीक, ये हो गया। और रेटिकुलोसाइट क्या होते हैं, तो देखिए इमेच्योर आरबीसीज। रेटिकुलोसाइट क्या होते हैं, इमेच्योर आरबीसी होते हैं, रिफ्लेक्ट इरेथ्रॉइड प्रोलिफरेशन, ठीक है, इरेथ्रॉइड प्रोलिफरेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो देखिए रेटिकुलोसाइट की साइज जो होती है नॉर्मल, ये 8 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है, आरबीसी की 7 माइक्रोमीटर होती है। रेटिकुलोसाइट आरबीसी से बड़े होते हैं और इसमें भी न्यूक्लिएशन नहीं होता, ठीक है, न्यूक्लियस इसमें भी नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है कि रेटिकुलोसाइट अगर प्रेजेंट है तो रेटिकुलोसाइट हमको बताते हैं, नॉर्मल रेटिकुलोसाइट 0.5 to 1.5% होते हैं, ठीक है, नॉर्मल। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो ये हमें बताता है कि जो हमारी बोन मैरो है उसमें नॉर्मल से ज़्यादा इरिथ्रोपॉइसिस हो रही है। अब इरिथ्रोपॉइसिस ज़्यादा क्यों हो रही है, आगे हम जब पैथोलॉजी की बात करेंगे वहाँ पे हम बताएंगे कि ये जो हमारा रेटिकुलोसाइट है ना, बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है ये पता करने में कि कंपनसेशन हो रहा है एनीमिया का या नहीं हो रहा है, तो इस रेटिकुलोसाइट के जरिए हम पता करते हैं। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे स्टेनिंग की बात की जा रही है, तो देखिए स्टेनिंग में क्या होता है, ब्लूइश कलर या जिसको पॉलीक्रोमेसिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉलीक्रोमेसिया कब हमको देखने को मिलेगा, जब हम राइट जिम्सा स्टेन करेंगे, ठीक है, राइट जिम्सा स्टेन ऑफ रेटिकुलोसाइट जब हम करेंगे तो हमको ब्लूइश कलर या पॉलीक्रोमेसिया देखने को मिलेगा। और ये किस वजह से देखने को मिलता है, तो राइट जिम्सा स्टेन में हम ब्लू स्टेन करते हैं, ठीक है, ब्लू स्टेन करेंगे और ब्लू स्टेन में हमको पॉलीक्रोमेसिया देखने को मिलेगा। और ये पॉलीक्रोमेसिया क्यों देखने को मिलता है, रिप्रेजेंट रेसिडुअल राइबोसोमल आरएनए। तो ये जो रेटिकुलोसाइट है ना, रेटिकुलोसाइट में रेसिडुअल आरएनए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रेसिडुअल आरएनए प्रेजेंट होते हैं और यही स्टेन होते हैं, ठीक है। इस राइट जिम्सा स्टेन में जब हम ब्लू स्टेन करते हैं तो यही रेसिडुअल आरएनए जो होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, यही स्टेन होते हैं और यही हमको ब्लूइश कलर देते हैं, ठीक है, जिसको हम पॉलीक्रोमेसिया बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बता दी गई। तो हमने आज इरिथ्रोसाइट की बात की, और इरिथ्रोसाइट में देखिए ये सारा जो है बहुत आम सी चीज़ है, लाइफ स्पेन हो गई। और लाइफ स्पेन के बाद ये यहाँ पे देखिए ये बोहर्स इफेक्ट की बात की गई थी, बोहर्स इफेक्ट को हमने यहाँ पे समझा दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे एनाइसोसाइटोसिस और पॉइक्लोसाइटोसिस, देखिए इज है तो साइज पता चलेगा, और पी यहाँ है शेप, ठीक है, पी वाला जो है हम शेप से याद रखेंगे, बाकी ये तो हो ही जाएगा। और रेटिकुलोसाइट जो है इमेच्योर आरबीसी होता है, और इसकी जो नॉर्मल कंसनट्रेशन होती है 1.5 तक होती है, ठीक है, 0.5 से 1.5 तक होती है। और इसके जब हम स्टेनिंग करते हैं ब्लू स्टेन से तो हमको पॉलीक्रोमेसिया या ब्लूइश कलर देखने को मिलता है। और ये इसलिए देखने को मिलता है कि जो हमारा ये रेटिकुलोसाइट है इस पे रेसिडुअल राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इरिथ्रोसाइट। और अब आगे हम बात करेंगे थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में।